गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, +2 भूगोल से हमने लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज उसकी लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, जिसके बारे में आपने पहले भी कक्षा 9-10 में पढ़ा हुआ है। लेकिन आज हम दूसरे लेसन की लास्ट वीडियो कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहले वाली वीडियो से जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे से लर्न हो गए होंगे। आप लोगों का व्यू देने के लिए और मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। और आप लोग इस तरह ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में हमने पढ़ लिया, घनत्व के बारे में पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ा कि विश्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से, जिसमें हमने पढ़ा था कि जन्म दर, मृत्यु दर यानी मर्त्यता, जन्म दर यानी प्रजननशीलता, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रवास। हमने फिर पढ़ा कि प्रवास का अर्थ जाना, यानी प्रवास क्या होता है हमने ये जाना कि इधर उधर आना जाना लोगों का क्या कहलाता प्रवास। फिर हमने जाना प्रवास के 2 प्रकार, उत्प्रवास, अप्रवास। फिर हमने जाना कि प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक और यानी पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के बारे में हमने जाना था। उसके बाद आज हम अन्य फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रवास को निर्धारित या उसको प्रभावित करने वाले और फैक्टर कौन कौन से। तो हम पहला पॉइंट आज जानेंगे कि आजीविका जो है वो लोगों को के प्रवास को प्रभावित करने वाली मुख्य कारक है। आजीविका यानी रोजी रोटी। तो लोग क्या करते हैं, रोजी रोटी की तलाश में ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। जिनके पास काम नहीं है, ऑक्यूपेशन यानी आजीविका नहीं है, वो लोग आजीविका की तलाश में, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और आपको पता है ऐसे जाने को हम प्रवास कहते हैं। आई होप कि आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद कृषि समृद्ध क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। मान लीजिए वो लोग काम नहीं, कृषि ही करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो कृषि करना चाहते हैं वो कृषि समृद्ध क्षेत्रों की ओर प्रवास करना चाहते हैं। कृषि समृद्ध का मतलब यहाँ पर है जहाँ की फर्टाइल लैंड हो, अच्छी पानी की सुविधा हो, पानी के साथ साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ताकि वो ट्यूबवेल चला सके, यानी बहुत सी सुविधाएं देखते हैं जहाँ पर कृषि समृद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह। विवाह भी प्रवास को प्रभावित या निर्धारित करने वाला मुख्य फैक्टर है। अब विवाह में आपने पढ़ा होगा महिलाओं को शादी के बाद प्रवास करना पड़ता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाओं को शादी करने के बाद, हाँ जी, लड़की साथ में रहेगी जी, साथ में, हाँ जी, वो बम्बई काम करता है, वो दिल्ली काम करता है। लड़का कहाँ काम करता है जी, बेंगलुरु कंपनी में लगा हुआ है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा कि लड़कियों को ज़्यादातर प्रवास करना पड़ता है। और आपको पता है कि ऐसा प्रवास गांवों से शहरों की तरफ ज़्यादा होता है, जिसमें महिलाओं को शादी के बाद बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद शिक्षा सुविधाओं के लिए लोग प्रवास करते हैं। हमने देखा होगा, हाँ जी, लड़का तो कोटा पढ़ रहा है जी, वहीं रह रहा है जी। तो आपको समझ आ गया होगा पॉइंट कि शिक्षा सुविधाओं के लिए प्रवास करते हैं लोग, क्योंकि गांव में हमने देखा भारत में अभी भी शिक्षा सुविधाओं की कमी है। गांव में कहीं 10वीं तक के स्कूल ही अवेलेबल नहीं है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी सुविधाओं वाली यानी बड़ी इंजीनियरिंग, डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ होगी, तो उनके लिए लोगों को शहरों में जाना पड़ता है। उसके बाद सामाजिक असुरक्षा, ये भी मुख्य कारण है किसका, प्रवास का। लोग सुरक्षा के उद्देश्य से भी प्रवास करते हैं। अब आप कहेंगे सुरक्षा के उद्देश्य से समझ आए, लेकिन ये सामाजिक असुरक्षा क्या होती है। हमने देखा कि कई जगहों पर दंगे फसाद होते हैं, लोगों में वैमनस्य, वैर भाव होता है, तो वो लोग उस वैर भाव को ख़त्म करने के लिए, उस झंझट को ही ख़त्म करने के लिए प्रवास कर जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि दंगे फसाद आदि से बचने के लिए भी लोग प्रवास कर जाते हैं। उसके बाद प्राकृतिक प्रकोप, हमने देखा कि बाढ़, अकाल, सूखा, बीमारियां आदि भी प्रवास को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं, जिन्हें प्राकृतिक कारक कहेंगे।
हमने अब देखा कि प्रकृति की वजह से लगा लीजिए या मानव की वजह से हमने देखा, प्रकृति ही देती है ज़्यादातर की, जो हमने कोरोना टाइम देखा है। अब हमने देखा था कि शहरों में जो लोग रहते थे उनकी रोजी रोटी छिन गई, अब वो वापस गाँवों की तरफ आ रहे हैं। यानी क्या मतलब समझे आप, कि प्राकृतिक प्रकोप की वजह से भी लोगों को स्थानांतरित होना पड़ता है, जिसे प्रवास कहा गया है, और ये प्रवास का कारण भी है। आई होप कि आपको 5 मार्क्स का इजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि प्रवास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। आई होप कि आपको आज का ये पहला पॉइंट इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक। हमने ये तो जाना कि जन्म दर को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, यानी जन्म दर क्या होती है। हमने अशोधित जन्म दर और सामान्य जन्म दर के बारे में जाना था प्रीवियस वीडियो में, उसका फॉर्मूला भी जाना था। आज हम जानेंगे कि प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। हमने देखा शिक्षा का स्तर, हमने देखा कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो सोचते नहीं, परिवार नियोजन के बारे में सोचते नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। हमने देखा कि गरीब किसान लोग वर्ग, यानी हमने देखा कि ऐसा वर्ग जो कि मजदूर वर्ग है, वो लोग चाहता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके शिक्षा का स्तर कम है। आई होप कि इजीली आपको समझ आ गया होगा कि शिक्षा का स्तर कैसे प्रजननशीलता को प्रभावित करता है। उसके बाद विवाह की आयु। अब कहेंगे ये विवाह की आयु वाला पॉइंट तो थोड़ा टिपिकल सा लगता है। अभी विवाह की आयु का मतलब है कि अगर मान लो बाल विवाह कर दिया जाता है, 14, 15, 16 साल की उम्र में शादी हो जाए, तो महिलाओं को बच्चे जन्म देने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और अगर ज़्यादा उम्र में शादी हो तो बच्चे पैदा करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि विवाह की आयु भी जन्म दर को प्रभावित करती है। जल्दी उम्र में शादी होना, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, ज़्यादा उम्र में शादी होंगे तो कम बच्चे पैदा होंगे। आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया हो। उसके बाद आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर हमने देखा, आर्थिक स्तर मतलब कि लोगों के अगर खाने की कमी है, अर्थात उनकी रोजी रोटी अच्छे से नहीं चल रही, कमाई कम है, तो लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, आर्थिक स्तर सुधर जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि आर्थिक स्तर कमज़ोर है, यानी आर्थिक पक्ष उनका पैसे की तरफ से कमज़ोर है, तो लोगों का वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहेंगे ताकि उनके घर की स्थिति सुदृढ़ हो जाए। उसके बाद व्यवसाय। हमने देखा होगा कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो कुछ लगा लीजिए, जो अच्छे व्यवसाय वाले लोग हैं, अच्छे व्यवसाय वाले लोग समझदार पाए गए हैं कि वो मानते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना अच्छी बात नहीं है। जबकि व्यवसाय वाले हमने देखा, गरीब, मजदूर, रेहड़ी वाले, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे देश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच पाई गई है कि वो व्यवसाय भी उनका प्रभावित करता है, कि वो मानते हैं कि ठीक है, हम हमारी तरह एक और काम हो जाएगा हमारे पास, तो ये उनका मानना है। उसके बाद धार्मिक मान्यताएं। हमने देखा हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है ही नहीं कि बहुत से ज़्यादा बच्चे, लेकिन हमने देखा कि मुस्लिम धर्म में ज़्यादा बच्चे पैदा करना वो मानते हैं कि उनके धर्म के अनुकूल है। अर्थात विभिन्न धर्मों में जन्म दर विभिन्न पाई जाती है, जो कि उनकी मान्यताओं के अनुसार है। आई होप कि आपको ये इजीली पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस प्रकार प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और वो कारक आपने अभी जाना, समझा। उसके बाद आगे मर्त्यता को निर्धारित करने वाले कारक, यानी मृत्यु दर को निर्धारित करने वाले कारक। पहला कारण है आयु संरचना। हमने देखा होगा कि या तो बच्चों में मृत्यु दर ज़्यादा है या फिर बड़े लोगों में। समझ गए होंगे कि आयु संरचना किस प्रकार मृत्यु दर को प्रभावित करती है, कि या तो बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है या फिर वृद्ध बूढ़े लोगों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो आयु संरचना भी मृत्यु दर को प्रभावित करती है। उसके बाद लिंग संरचना। हमने पाया कि देशों के हिसाब से महिलाओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो ज़्यादा होती है,
इसकी वजह से उनकी मृत्यु दर कम है, पुरुषों की मृत्यु दर ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर ऐसा होता है? विकसित देशों में। विकासशील देशों में थोड़ा सा विपरीत हो जाता है, लेकिन लिंग संरचना आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार लिंग संरचना मृत्यु दर को प्रभावित करती है, कि कई जगह पुरुषों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है, कई जगह महिलाओं की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद नगरीकरण। हमने देखा कि शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, या फिर प्रदूषण की वजह से ऐसी बीमारियां लग जाती हैं। यानी नगरीकरण, अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा मृत्यु दर का कारण है आजकल। उसके बाद सामाजिक कारण, यानी सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं जैसे कि हमारे समाज में हमने देखा कि कई ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, वो क्या है? वो सामाजिक कारण है। लोग मानते हैं कि महिलाओं, लड़कियों को पैदा करना अच्छी बात नहीं, लड़कियां क्या करेंगी, दुखी करेंगी, वो उनकी सोच है। यानी सामाजिक कारण भी, यानी समाज में कुछ बुराइयां व्याप्त हैं, वो बुराइयां भी मृत्यु दर को प्रभावित करती हैं। कि आपको ये पॉइंट भी 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट इजीली समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम पॉइंट, विश्व जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हमने पूरे लेसन में यही जाना है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि के 2-3 कारण इम्पोर्टेंट हैं। उच्च जन्म दर, यानी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये पूरा चैप्टर इजीली। अब आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, पूरा लेसन इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया कि समझ आ गया, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अब हमको कि ज़्यादा जन्म दर हो, कम मृत्यु दर हो। आपको पता ही है कि 100 बच्चे जन्म ले, मरने वालों की संख्या 5 ही हो, तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी। यानी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जो हमने पहले भी जाना है। प्रवास, आपको पता ही है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना। हमने देखा कि लोग गाँवों से शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, विश्व में ऐसा हालात है, सभी जगह ऐसे हालात हैं, तो ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है। उसके बाद खनिज संसाधनों का आकर्षण। हमने देखा कि लोग जहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा हैं, जहाँ पर वो अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़, झारखंड के वो इलाके जहाँ पर कोयला या तांबा या अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। यानी लोग खनिज संसाधनों के आकर्षण के कारण वहाँ पर जाते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी चले, उनका जीवन स्तर बढ़े। उद्योगों का प्रभाव, हमने देखा था पहले भी जाना कि विश्व के बहुत से, जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश जो है, और भारत का छोटा नागपुर एरिया है, जहाँ पर कि उद्योग धंधे हैं या खनिज हैं। तो उद्योग धंधों में हमने पढ़ा था कि दिल्ली क्षेत्र है, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, ये क्या है, हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होंगे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। हमने जाना कि इससे भी जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है वहाँ के एरिया की। उसके बाद आर्थिक विकास, हमने देखा कि जिस जगह का आर्थिक विकास में हमने क्या जाना कि बेरोजगारी, अगर विकास होगा बेरोजगारी कम होगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों की शिक्षा बढ़ेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा, लोग समझदार होंगे तो जनसंख्या कम बढ़ाएंगे। तो अब आपने क्या जाना कि यदि आर्थिक विकास अच्छा है तो जनसंख्या कम बढ़ेगी, आर्थिक विकास कम है तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग अगर बेरोजगार होंगे, अभी हमने जाना था पिछले क्वेश्चन में कि जन्म दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, शिक्षा भी है। तो अगर आर्थिक विकास कम होगा तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाएं, हमने जाना कि स्वास्थ्य सेवाएं अगर अच्छी हैं तो जो मृत्यु दर कम हो जाएगी, जैसे कि भारत में हो रहा है या विश्व के सभी देशों में हो रहा है। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मृत्यु दर कम हो रही है। और मृत्यु दर कम होगी तो आपको पता है जनसंख्या अपने आप नेचुरली बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी इजीली समझ आ गया होगा। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। आप सभी को
अभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।